जब से मेरे आरटीआई का जवाब आया है और मैंने उस पे वीडियो बनाया है, उसके बाद से लगातार कमेंट आ रहा था कि आरटीआई कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस अधिकारी के पास हम लोग करेंगे, ये सारा सूचना हमको बताइए, हमें भी आरटीआई करना है। ऐसा बहुत सारा कमेंट आया। तो सारे कमेंट का रिप्लाई करना एक-एक करके पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि मैं एक वीडियो ही बना दूँगा। तो सूचना के अधिकार के तहत जो है आरटीआई किया जाता है और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे कि ये सूचना का अधिकार है क्या? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम लोग प्रोसेस देख ही रहे हैं, तो इसके बारे में और जो भी तथ्य है वो जान ही लेते हैं कि सूचना का अधिकार है क्या? इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? देखिए इस वीडियो में हम बताएँगे कि ये अधिकार है क्या? कौन-कौन आरटीआई कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जानेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखें ये जानेंगे, मैं अपना एप्लीकेशन दिखाऊँगा और उसके बाद कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फ़ी कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये जानेंगे। जवाब आने के बाद आपको पास क्या-क्या ऑप्शन है, आप क्या-क्या कर सकते हैं ये सब बताएँगे और उसके बाद फर्स्ट अपील कैसे करेंगे, ये सब, ठीक है? और हाई कोर्ट तक कैसे जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद महत्वपूर्ण धाराएँ इसके बताएँगे कि आरटीआई के महत्वपूर्ण धाराएँ कौन-कौन सी है और मेरे केस में क्या हुआ ये भी बताएँगे और आरटीआई करते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए ये सारा डिटेल बताएँगे। इसके बाद एक और चीज़ बताएँगे कि पोस्ट कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि कहाँ से पोस्ट करना है, उस पे क्या लिखना है, एड्रेस में क्या लिखना है, जो ₹10 का टिकट लगता है उस पे क्या लिखना है, कितने दिन में आपका आरटीआई पहुँच जाएगा, जवाब आने पे क्या करना है, मतलब हर चीज़ जो आपके मन में है वो सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात कि आरटीआई क्या है? तो देखिए आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। देखिए कुछ समय पहले इस सूचना के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो अब जो है ये जो हम लोग का सूचना का अधिकार है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बाइंडिंग है। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी बॉडी से कोई भी सूचना माँगना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, ठीक है? वो मना नहीं कर सकती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सूचना का अधिकार क्या है आप समझ रहे हैं? ये लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ था। ये इसका डेट पूछा जाता है एग्ज़ाम में और ये किसका अधिकार है? तो हर भारतीय नागरिक का, ध्यान रखना है नागरिक का है, ठीक है? विदेशी व्यक्ति के लिए ये अधिकार नहीं है। तो अगर ऑप्शन में दे देगा कि ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार है तो ये गलत हो जाएगा, किसी भी नागरिक का अधिकार है। आरटीआई का मतलब क्या है? किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी माँगने का अधिकार है आपका। सरकार का काम पारदर्शी बनाने का ये एक हथियार है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सरकार ने जहाँ-जहाँ पैसा खर्च किया वो वहाँ किस किस तरीके से खर्च किया, क्या-क्या चीज़ों पे खर्च किया, कितना पैसा किस पे खर्च हुआ, हर डिटेल आप सरकार से माँग सकते हैं। उसके हर सरकार के हर विभाग से। भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है ये और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो यह आपका मौलिक अधिकार भी है। आरटीआई कौन-कौन कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से कम भी है वो भी कर सकता है। मतलब कोई बच्चा भी आरटीआई कर सकता है। बिना कारण बताए कर सकता है। मतलब हमको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? वकील की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी मीडियम में आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। क्यों करना चाहिए? तो देखिए अगर ये आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्यों करना चाहिए? तो अगर आपको अपना अंक नहीं पता है, ओएमआर नहीं पता है तो ये जानने के लिए आप कर सकते हैं। गलत इवैल्यूएशन पकड़ने के लिए कर सकते हैं। आपको ओएमआर मिलेगा, अंक मिलेगा, आंसर की मिलेगा तभी तो आप देख पाइएगा कि आपका इवैल्यूएशन गलत हुआ है या सही हुआ है। नॉर्मलाइज़ेशन चेक करने के लिए किया जा सकता है कि नॉर्मलाइज़ेशन का जो प्रक्रिया है उसमें आपका नंबर कितना बढ़ा, कितना घटा, कौन सी प्रक्रिया को फ़ॉलो किया गया। उसके बाद अपना हक जानने के लिए, ठीक है, सिस्टम को जवाबदेही बनाने के लिए। अब देखिए आरटीआई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले ये बात समझिए, एक होता है पीआईओ। जितने भी सरकारी विभाग है ना उसमें एक आरटीआई ऑफिसर होते हैं। उनको बोला जाता है पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उनका काम ही होता है सूचनाओं को देना। मतलब सूचनाओं को देने के लिए हर विभाग में एक ऑफिसर की भर्ती होती है और उनके अंडर में और भी बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं। तो इन लोगों का काम ही होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई नागरिक जो है हमसे सूचना माँग रहा है तो उसको सूचना दी जाए, इनका वही काम ही होता है।
तो जिस विभाग की जानकारी चाहिए उसका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर खोजिए, कि मतलब उस विभाग का जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है और उसका एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ रहता है, पहले उसको जानना है। हम ये सब बताएंगे कि दरोगा वाले केस में क्या होगा, उसका एड्रेस वगैरह हर चीज़ बताएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन लिखना है, तो धारा 6A के तहत लिखित आवेदन करना होता है हिंदी और अंग्रेजी में। तो ये 2005 के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का धारा 6A के तहत ये कहा गया है कि अगर आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको आवेदन करना होगा हिंदी या अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद आवेदन कैसे करना है ये हम बता देंगे, बस आप 2 मिनट में आवेदन लिख लीजिएगा, मेरे ही आवेदन से आप लिख पाइएगा आसानी से। फ़ी जमा करें तो 10 रुपये का फ़ी लगता है पहली बार में। आपको अगर कोई भी आवेदन करना हो, कितना भी बड़ा आवेदन करना हो, कितना भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जानना हो, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, ओनली 10 रुपये लगेगा। और ये 10 रुपये आपको कैसे देना है, इंडियन पोस्ट ऑर्डर PIO या डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो हम बता देंगे ये PIO सबसे आसान है, इंडियन पोस्ट ऑर्डर ये कैसे किया जाता है हम आपको बहुत ईजिली बता देंगे, ये बहुत आसान होता है। उसके बाद स्पीड पोस्ट करना है होगा आपको, या अगर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इसको स्पीड पोस्ट में माना जाता है। तो स्पीड पोस्ट में आपको कैसे करना है, एप्लीकेशन आपको देना है, फिर वो 10 रुपये का फ़ी देना है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट लगाना है और उसके बाद पोस्ट वाले को दे देना है, ठीक है। उसके बाद 30 दिन के अंदर में आपको जवाब देना अनिवार्य है। जो भी बॉडी है जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उनको 30 दिन के अंदर में जवाब देना धारा 7(1) के तहत बाध्यकारी होता है। 30 दिन के अंदर में अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी फर्स्ट अपील में, ठीक है। RTI एप्लीकेशन कैसे लिखें, तो देखिए RTI एप्लीकेशन लिखने में क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो धारा 6A का 1 का उल्लेख कर देना है। और ये सब मतलब ये सब तो बता दिया गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। IPO का पता वगैरह लिख देना है, अपना विवरण लिख देना है, स्पष्ट प्रश्न लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, और अप्रकटीकरण की स्थिति मतलब लिखिए कि हिंदी या तो अंग्रेजी या फर्स्ट अपील का अधिकार, अगर मतलब अगर नहीं दी गई इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट अपील में हम जा सकते हैं, ये भी लिखना है। 10 रुपये का IPO संलग्न करना है, ये सब ठीक है, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन लिखने के लिए देखिए मैं अपना एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन सेंड कर दूंगा। देखिए इस तरह से कुछ एप्लीकेशन लिखना है। तो इसमें क्या करना है आपको, बस अपना डाटा भर लेना है, मेरे डाटा की जगह पे नाम वगैरह हेन तेन जो भी है, और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यही चाहिए जो मैंने 14 क्वेश्चन किया है, 14 सवाल, तो आप इसको सेम रखिएगा। अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ हटाना है तो हटा सकते हैं, मतलब ये आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट में क्या होता है, देखिए लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, और यहाँ पे डेट और पैलेस जब आप पोस्ट करने जाइएगा ना पोस्ट ऑफिस में, तो उसी समय का उस समय का वहाँ का जगह का नाम लिख दीजिएगा और उस दिन का डेट लिख दीजिएगा, सिग्नेचर लिख दीजिएगा और जमा कर देना है। और ये एडमिट कार्ड पे क्या करना है, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना है, एक एडमिट कार्ड आपको लगाना है। अगर आप जिसका इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए मैंने दिखाया है, तो अगर आप दरोगा का इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं तो आप दरोगा वाला एडमिट कार्ड लगा दीजिएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देना है सेल्फ अटैच्ड लिख करके जो है सिग्नेचर कर देना है, ताकि ये पता चले कि ये जो है आपने खुद से एप्लीकेशन किया है, आपने खुद से ये एडमिट कार्ड भेजा है और आप खुद अपना इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कोई और आपके बिहाफ पे नहीं मांग रहा है। देखिए फ़ी कितना लगेगा, 10 रुपये लगेगा, और डॉक्यूमेंट में ये पहली बार 10 रुपये लगता है। इसके बाद देखिए जवाब नहीं आने पे जो है आप फर्स्ट अपील करते हैं, उसके बाद सेकेंड अपील करते हैं, तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट में 30 से 50 रुपया लग सकता है, आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। पटना का डिस्टेंस माने जहाँ ये ऑफिस है जहाँ पे आपको भेजना है उसका डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा लगेगा। मेरा मोतिहारी से 55 रुपये लगा है, तो आपका अपने अकॉर्डिंग लगेगा। RTI पे आपको हस्ताक्षर करना है, एडमिट कार्ड का कॉपी देना है, 10 रुपये का, ये सब ठीक है, यही काफ़ी है। RTI का जवाब 30 दिन में आएगा। फर्स्ट अपील जब आप कीजिएगा इसके खिलाफ, अगर RTI में संतोषजनक जवाब नहीं आएगा, अब जैसे कि मेरा आया है संतोषजनक जवाब नहीं है तो मैंने फर्स्ट अपील कर दिया है, तो फर्स्ट अपील का जवाब जो है 45 दिन के अंदर में आता है। और SIC मतलब सेकेंड अपील में SIC स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो राज्य का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन कमीशन है, उसके बाद आप इसके फर्स्ट अपील के बाद आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे जो है 90 दिन के अंदर में जवाब आना निश्चित है। और कुल जो है आपका 3 से 6 महीना मैक्सिमम लग सकता है।
तो ये प्रक्रिया क्या होता है, जवाब आने के बाद क्या होगा, आरटीआई का आपको जवाब मिलेगा। अगर संतोषजनक जवाब मिल गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप फर्स्ट अपील करेंगे ये धारा 19(1) के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर फर्स्ट अपील में भी आपको जवाब ठीक से नहीं मिला, अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आप फिर सेकेंड अपील करेंगे। और उसके बाद सेकेंड अपील भी अगर आपका फेल हो जाता है, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आपको फर्स्ट अपील तक ही इन्फॉर्मेशन जनरली मिल जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपील के बारे में बताया गया कि फर्स्ट अपील कब करें। तो आईपीओ का जवाब 30 दिन के अंदर नहीं आए, अगर जवाब मान लेते हैं कि 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो भी आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। जवाब जो है आपको संतोषजनक ना मिले तो भी कर सकते हैं। आईपीओ का जवाब गलत क्यों है, देखिए मेरे केस में जो है आईपीओ का जवाब गलत इसलिए है क्योंकि उसने कोई आरटीआई के धारा का उल्लंघन नहीं किया। धारा 20 के तहत पेनाल्टी की मांग कर सकते हैं आप फर्स्ट अपील के तहत। और फर्स्ट अपील कहाँ करें, उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को किया जाता है। मेरे केस में ये बीपीएसएससी के सेक्रेटरी सचिव को किया गया है और स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। ये भी कितना खर्च लगेगा, वहीं सेम खर्च लगता है। मैं यहाँ पे वो 10 रुपया नहीं लगेगा, कोई फ़ी नहीं लगेगा, बस वो स्पीड पोस्ट का खर्च लगेगा। कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, 45 दिन के अंदर जवाब मिलेगा। देखिए सेकेंड अपील के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर फर्स्ट अपील से आप संतुष्ट नहीं है तो सेकेंड अपील में जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको लग रहा है जहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रक्रिया है, देख लीजिएगा। अब ये सूचना के अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। देखिए एप्लीकेशन लिखने के लिए एक सेकेंड, हाँ, एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा वाला ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और आप किसी भी एआई को, चैट जीपीटी या फिर किसी को भी आप सेंड कर दीजिएगा और उसको बोल दीजिएगा कि मेरे लिए सेम टू सेम एप्लीकेशन लिखना है और अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा। तो आपके एडमिट कार्ड से वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, आपका नाम पता अपना आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एडमिट कार्ड पे पता भी रहता है। तो अगर आप वहीं पता रखना चाहते हैं तो पता, नाम, पता, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब कुछ आपका एडमिट कार्ड से एआई ले लेगा और सेम टू सेम लिख देगा। अगर इसमें आप कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि आपको कोई और तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एआई को बोलिएगा, वो ऐड भी कर देगा। कोई इसमें से हटाना चाहते हैं तो वो हटा भी देगा। तो मतलब 2 मिनट के अंदर आपका ये एप्लीकेशन लिखा आ जाएगा। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद क्या होगा, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद आप इसका फ़ोटोकॉपी कराएंगे, मतलब इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे और पैलेस डालेंगे और उसके बाद एडमिट कार्ड पे जो है हस्ताक्षर करेंगे और सेल्फ अटैच लिख करके करेंगे। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट और ये आप दे देंगे, सॉरी प्रिंट करा के रखेंगे। प्रिंट कराने के बाद जो है आप अपने नज़दीकी डाकघर में जाएंगे, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा, जहाँ से स्पीड पोस्ट किया जाता है। पोस्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं कि जहाँ से आपको आपका डॉक्यूमेंट मिलता है आपके घर पे पहुँचता है, वो वाला नहीं, छोटा वाला नहीं। जहाँ से स्पीड पोस्ट होता है वहाँ आप जाएंगे, आपके ज़िले में जहाँ से भी होता है। जनरली ब्लॉक स्तर पे भी होता है। तो जहाँ से भी स्पीड पोस्ट होता है वहाँ जाएंगे और वहाँ से आप किसी भी बाहर साइबर कैफ़े की दुकान से आप प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद इस तरह का एक, अरे भाई, हाँ, इस तरह का जो है एक लिफाफा लेंगे। अब बोलिएगा कि हमको स्पीड पोस्ट करना है, उसके लिए हमको लिफाफा चाहिए, तो ये लिफाफा आपको मिल जाएगा। लिफाफा जैसे ही मिलेगा आप उसमें जो है आप अपना जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कराए हैं, सिग्नेचर कर लिए हैं, तो उसमें रख दीजिएगा एडमिट कार्ड और वो एप्लीकेशन। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद आप बोलिएगा कि हमको 10 रुपये का आईपीओ चाहिए। क्या बोलिएगा, 10 रुपये का आईपीओ चाहिए, ठीक है। जब आप जैसे ही बोलिएगा 10 रुपये का हमको आईपीओ चाहिए, ये एक पर्चा इस तरह का आपको मिल जाएगा। आपको इस तरह का पर्चा देगा, 11 रुपये आपसे लेगा इंडियन पोस्ट वाला, ठीक है। 11 रुपये लेने के बाद आपको इस तरह का एक पर्चा देगा। पर्चा देने के बाद आपको उस पे लिखना है यहाँ पे पे टू, मतलब किसको पे करना है। तो देखिए आप ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी बीपीएसएससी के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बीपीएसएससी का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी और संस्था के लिए लिख रहे हैं, जैसे अगर आप बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं, यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं, तो उनका नाम लिखेंगे।
जिस भी संस्था को आपको एप्लीकेशन लिखना है उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरे केस में बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएसएससी के लिए लिखना था, तो मैं यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा हूँ। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में बीपीएसएससी लिख देंगे, नहीं, पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जहाँ से ये कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका एड्रेस लिखिएगा, उसका नाम लिखिएगा। तो मैंने मोतिहारी से किया था तो मैंने मोतिहारी लिख दिया। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, जिसको मैंने हाइड कर दिया है। तो अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये जो देंगे ना आपको, वही ये डेट लिख करके दे देंगे उस दिन का। तो बस इतना ही इस पे आपको लिखना है। बाकी ये वाला जो भाग है इसको खाली छोड़ देना है। जैसे ही ये आपका लिखा जाएगा और आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, आपका यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद जो है इसको भी इसी लिफाफा के अंदर रख देना है, ठीक है। तो इस लिफाफा के अंदर क्या क्या होगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड होगा, और उसके बाद जो है ये पर्ची होगा, मतलब ये टिकट होगा। ये सब इसके अंदर रख देना है। और रखने के बाद जो है इस तरह से एड्रेस लिखना है, फॉर्म लिखना है। फॉर्म में आपको अपना एड्रेस लिख लेना है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर बाय द वे आपका जो ये पोस्ट है नहीं पहुंचा एड्रेस पे, पते पे, तो आपके पास रिटर्न इसी एड्रेस पे आएगा। और एक कारण और भी होता है कि ये जो आप एड्रेस लिख करके भेज रहे हैं ना, उधर से जो रिप्लाई आएगा आपको इसी एड्रेस पे आएगा। तो अगर आपको जिस एड्रेस पे रिप्लाई मंगाना है वही एड्रेस लिखेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एडमिट कार्ड में जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एडमिट कार्ड में कोई और एड्रेस है, यहाँ कोई और एड्रेस आप लिख सकते हैं। यहाँ बस वो एड्रेस लिखना है जिस पे आप अपना रिप्लाई मंगाना चाहते हैं। उसके बाद ये 2 में करके लिखना है, ये बीपीएसएससी का एड्रेस है, ठीक है। जो मेरा एप्लीकेशन है ना, उसमें जो बीपीएसएससी का एड्रेस है उसको आप सुधार लीजिएगा। वो पहले वाला एड्रेस गलती से लिखा गया है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो वहीं लिख के दे दिया था। ये वाला एड्रेस यहाँ पे सही होना चाहिए। ये लेटेस्ट एड्रेस है बीपीएसएससी का, जो कि बीपीएसएससी का जो है एड्रेस चेंज हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना ये वाला एड्रेस आपका होना चाहिए। तो ये हार्डिंग रोड पटना वाला एड्रेस है। आपको इसी को सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद जो है एक चीज़ और, अपने एड्रेस के नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखना होता है। ऐसे बिना मोबाइल नंबर के ले गए थे जमा करने, तो बोला कि फिर मोबाइल नंबर लिखिए। तो आप यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, कोई सा भी। और उसके बाद आप इसको जा करके जमा कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप जमा कीजिएगा ना, आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। इसको बहुत ही संभाल करके रखना है। ये जो आपको रिसिप्ट मिलेगा ना, ये बहुत काम आएगा। अगर बाय द वे ये एप्लीकेशन आपके पास उनके पास नहीं पहुंचा, आप जिस भी कमीशन को भेज रहे हैं, बीपीएसएससी को भेज रहे हैं, तो अगर बीपीएसएससी के पास ये स्पीड पोस्ट नहीं पहुंचा, या फिर उसने 30 दिन के आंसर जवाब 30 दिन के अंदर में आपका रिप्लाई नहीं किया, तो प्रूफ आपके पास यही है। ये जो आपको रिसीविंग मिलेगा ना, यही प्रूफ है कि आपने एप्लीकेशन भेजा था, ठीक है। तो आपके एप्लीकेशन भेजने का ये प्रूफ है, इसको संभाल करके रखना है। कई बार ये होता है कि इंडियन पोस्ट वाले जो है बोल देते हैं कि प्रिंटर ख़राब है मेरे पास, तो ये आपको टिकट नहीं देंगे। तो इस केस में जो है आपको क्या करना है, अपना फ़ोन उनको देना है और जो रिसीविंग है उसका फ़ोटो खींच लेना है। हालांकि आपके नंबर पे जो है मैसेज आता है, आपके नंबर पे जो मैसेज आता है उसमें भी जो है इनका रेफरेंस नंबर जो है मेंशन रहता है, वो भी काफ़ी है। लेकिन ये अगर रहेगा ना आपके पास तो ये ज़्यादा बेहतर है, फर्स्ट अपील में काम आएगा। अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता तो फिर इसी डॉक्यूमेंट को लगा करके आपको फर्स्ट अपील करना होगा। टोटल खर्चा कितना लगेगा आपका, तो देखिए ये जो लिफाफा है ये 10 रुपये में मिल जाएगा। अगर इससे छोटा वाला आप लिफाफा इसका आधा लेते हैं तो 5 रुपये में ही मिल जाएगा। उसमें आप अपने एप्लीकेशन को मोड़ करके भी रख सकते हैं। ये मैंने A4 लगाया था, इसमें मैंने डॉक्यूमेंट मोड़ा नहीं था। और उसके बाद आपके यहाँ से जो जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फ़ी लगेगा। ये इसको भेजने का खर्चा लगेगा, मेरे केस में 55 रुपीज़ लगा था। उसके बाद 10 रुपये का ये लगेगा और ये टिकट, बस इतना ही आपका खर्चा है, इसके अलावा कोई दूसरा खर्चा नहीं है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर में आपके पास जवाब आएंगे और उसका 30 दिन का इंतजार करना है। हालांकि देखिए 30 दिन कहने के लिए है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, कुछ दिन बाद ही भेजेंगे, लेकिन उस पर डेट 30 दिन पहले का डालेंगे। जैसे मेरे केस में मैंने 18 को एप्लीकेशन भेजा था, लेकिन जवाब मेरा आया है 24 को, लेकिन उस पर डेट लिखा है 16 का। तो देखिए आप सबसे पहली बात है कि आप इस एप्लीकेशन को भेजिएगा तो जाने में 1 से 2 दिन लगता है। 1 से 2 दिन मतलब मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है।
तो आपका जो जवाब आएगा आप समझिएगा कि महीना लगने के 1-2 दिन बाद ही आएगा। 1-2 दिन, 1 सप्ताह बाद आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग थोड़ा-सा ऐसे करते हैं कि मतलब जो है डेट लिख देंगे पहले का, और आने में समय लग जाएगा आपके पास पहुँचने में। तो 30 से आप 40 दिन तक का इंतज़ार कीजिएगा। अगर जवाब नहीं आता है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपील कैसे करेंगे? फर्स्ट अपील में भी इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना होगा और स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर देना है। इसमें टिकट वगैरह 10 रुपये वाला का कोई झमेल नहीं है। तो उसका एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो वो एप्लीकेशन फर्स्ट अपील भी मैंने किया है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा कि आपका जवाब क्या आया है उसके अकॉर्डिंग। तो उसको भी आप एआई से ईजिली लिखवा सकते हैं, और उसमें भी जो है देख लीजिए। अगर फर्स्ट अपील के बाद भी नहीं आता है तो फिर नहीं होगा तो हम एक वीडियो बना देंगे। हालांकि कोई ऐसा वीडियो का नीड है नहीं। आप एआई को बोलिएगा आपके लिए फर्स्ट अपील का जो है एप्लीकेशन लिख देगा, और वो एआई जो है वो खुद एड्रेस वगैरह देख के लिख देता है, और उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है और 45 दिन का वेट करना है उसके बाद। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, तो आपको स्पीड पोस्ट करते समय रिसिप्ट हमेशा साथ रखना है, और बीपीएससी का रिप्लाई का जो ओरिजिनल कॉपी आएगा ना आपके पास, उसका फ़ोटो कॉपी साथ रखना है। और जब फर्स्ट अपील होता है ना, उसमें ओरिजिनल कॉपी दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेरा भी रिप्लाई आया है, तो मैंने जो फर्स्ट अपील किया है उसमें ओरिजिनल कॉपी अपना दिया है। उसके बाद 30 दिन के अंदर जवाब ना आए तो फर्स्ट अपील करना है। ठीक है, एप्लीकेशन में हर प्रश्न अलग अलग नंबर्ड बिंदु में होना चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन जो आप लिखिएगा ना, उसमें एक क्वेश्चन, एक सवाल आप कीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उसको एक अलग पॉइंट में लिखिएगा, ताकि जो है उसका आंसर आपको अलग अलग पॉइंट में दिया जाएगा। मेरे केस में जवाब पॉइंट में नहीं मिला है, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि आरटीआई एक्ट में ये साफ मेंशन है कि जितने सवाल पूछे जाएंगे उनका सेपरेटली अलग अलग जवाब देना है, जो इन्होंने नहीं किया, इसलिए मैंने फर्स्ट अपील किया है, उसमें ये बात भी मेंशन किया है। उसके बाद एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखना है। देखिए, एप्लीकेशन जो आप भेजिएगा ना, उसका एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और अपने पास रखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट की डेट और रेफरेंस नंबर नोट कर लेना है कि किस डेट को आपने एप्लीकेशन किया है, और उसका रेफरेंस नंबर क्या है, मतलब वो रिसीविंग जो मिलेगा आपको। फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील में फ़ी बिल्कुल भी नहीं लेगा। बिना कारण बताए आरटीआई ठुकराई नहीं जा सकती, यह आपका अधिकार है। ठीक है, ये समझ गए। तो ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। आरटीआई हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हम इसको आप कह सकते हैं, और सरकार को जानकारी देने के लिए बाध्य है, नहीं तो हम लोग फिर अपील करेंगे और इनको जानकारी देना ही पड़ेगा। डरे नहीं, यह कानून आपके साथ है। और अपने सभी अभ्यर्थियों को भी आरटीआई के बारे में बताएं, और आरटीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ताकि बीपीएसएससी पे दबाव बने और उसको लगे कि नहीं, हमारा मनमर्जी नहीं चलेगा, स्टूडेंट जो है जागरूक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन बताने के बाद भी आपका कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट में डाउट को अपने ज़रूर पूछें, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।